और बुलेटिन की शुरुआत जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हुए डबल धमाके के साथ। करीब 8 घंटे के भीतर 2 धमाकों से उधमपुर शहर दहल गया। पहला धमाका रात करीब 10:30 बजे उधमपुर के एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में हुआ। दूसरा ब्लास्ट सुबह 6 बजे के करीब उधमपुर के बस अड्डे पर ही खड़ी बस में हुआ। पहला ब्लास्ट बीती रात 10:30 बजे के आसपास हुआ। धमाके में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। धमाके की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन ब्लास्ट के तरीके से साजिश की आशंका तेज हो गई है। पुलिस भी आतंकी एंगल से जांच कर रही है। खास बात यह है कि यह धमाका ऐसे वक्त हुआ जब 4 दिन बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। दो रहस्यमय धमाकों से दहला उधमपुर। पहला धमाका उधमपुर पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में। दूसरा धमाका बस अड्डे पर खड़ी बस में। रहस्य धमाके के पीछे कौन? कश्मीर में कोई बड़ी साजिश तो नहीं? बस में धमाके की ये सीसीटीवी तस्वीर जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के 2 मील इलाके की है। बुधवार रात करीब 10:30 बजे 2 मील के पेट्रोल पंप पर खड़ी एक बस में जोरदार धमाका हुआ। शुक्र है बस खाली थी, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। धमाके के बाद बस का क्या हाल हुआ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आगे का शीशा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिस साइड धमाका हुआ उस साइड खिड़की के तमाम टुकड़े सड़कों पर बिखर गए। धमाके वाली बस तो खाली थी, लेकिन पास की मिनी बस में सवार 2 लोग धमाके में जख्मी हो गए। ऐसे मैं गाड़ी में सोया था, ऐसे धमाका हुआ, मेरे को कोई पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे मैं ऐसे उठा देखो तो मेरी गाड़ी में कांच ही मेरे ऊपर कांच पड़ गई थी। ऐसे ब्लड आ गया था। मैंने देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धमाके की खबर मिली तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। जख्मी लोगों को उधमपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौका वारदात की जांच शुरू की, लेकिन ब्लास्ट की गुत्थी सुलझ नहीं पाई। जो दोमेल चौक है, पेट्रोल पंप के पास ये बस खड़ी थी और इसमें 10:30 बजे के करीब जो है एक मिस्टीरियस ब्लास्ट हुआ है। और इसमें जो है 2 बंदे जो हैं इंजर्ड हैं। जो इंजर्ड हैं वो खतरे से बाहर हैं, उनका ज़ेरे इलाज वो चल रहा है हॉस्पिटल में। और अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये ब्लास्ट किस तरह का है। देखिए, अभी ये हम किसी के साथ कोरिलेट नहीं कर सकते जब तक कि हम किसी एक इन्वेस्टिगेशन पे नहीं पहुंचे। अभी तो हमारे पास जो है तथ्य जो है बिल्कुल अभी प्रिलिमिनरी हमारे सामने आए हैं। तो अभी जो भी इस पे इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो होगी, जो इसमें हम डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ये रात वाले बस धमाके की गुत्थी सुलझी भी नहीं थी कि 8 घंटे के भीतर दूसरा धमाका हुआ। उधमपुर के पुराने बस अड्डे पर खड़ी बस में सुबह 6 बजे धमाका हुआ। हालांकि इस धमाके में कोई जख्मी नहीं हुआ। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कल रात की है और दूसरी आज सुबह की है। इन धमाकों में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और न ही फिलहाल किसी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। लेकिन सेना के उत्तरी कमान मुख्यालय से सटे उधमपुर शहर में इस तरह से रहस्यमय धमाके में किसी साजिश के एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता। 6 महीने पहले 9 मार्च को उधमपुर शहर के बीचों बीच सलाथिया चौक पर स्टिकी बम से हुए धमाके में एक शख्स की मौत हो गई थी, जबकि 16 लोग घायल हो गए थे। धमाके की जगह से भी साजिश का संदेह पुख्ता हुआ है। पेट्रोल पंप और बस अड्डे दोनों भीड़ वाली जगह होती हैं। अगर व्यस्त समय में शक्तिशाली धमाका होता तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर शांति की राह पर है। ऐसे में क्या ये धमाके अमन बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा हैं? कल पुंछ में ऐसी ही एक साजिश का भंडाफोड़ हुआ। एक महिला आईईडी के साथ पकड़ी गई।
आईईडी कहां से आई और कहां ले जा रही थी, इसे लेकर महिला से पूछताछ की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को पुंछ से सटे राजौरी का दौरा करने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि गृह मंत्री के दौरे पर घाटी में कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही थी। उधमपुर से अनिल दुबे के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। और जहां पर ये धमाका हुआ वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी सुनील जी भट्ट इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। सुनील, क्या ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश थी आतंकियों द्वारा या फिर एक बड़ी साजिश को अंजाम देना जो कि फेल हो गई? जी नेहा, मैं आपको बता दूं इस समय मैं मौजूद हूं उधमपुर के दोमेल चौक इलाके के पास। यहीं पर कल देर रात को तकरीबन 10:30 बजे के आसपास यहां पर धमाका होता है। फिलहाल इसमें आतंकी एंगल की पुष्टि नहीं की जा रही है पुलिस द्वारा, लेकिन अगर हम मोडस ऑपरेंडे देखें, इसी वर्ष जो धर्म नगरी कटरा है उसके आसपास ही एक बस थी जिसमें श्रद्धालु सवार थे। वो जैसे ही कटरा से जम्मू के लिए निकली और 3 किलोमीटर दूरी पर ही उसमें अचानक से आग लग जाती है और बाद में ये पता लगता है कि उसमें एक स्टिकी बॉम्ब लगाया गया था। उसमें जो है श्रद्धालुओं की मौत भी हुई थी, कई जख्मी भी हुए थे, 4 श्रद्धालुओं की उसमें मौत हुई थी। तो अगर हम उस जो है आतंकी हमले को देखें और उसकी तुलना फिर इससे करें तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भी आतंकी एंगल हो सकता है। लेकिन जब तक इसकी पुष्टि नहीं होती तब तक हम भी इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन चूंकि ये जो दोनों धमाके हुए हैं, एक दोमेल चौक के पेट्रोल पंप के पास, दूसरा उधमपुर जिले के पुराने बस अड्डे के पास, ये ठीक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पाकिस्तान और आतंकवादी बौखलाहट में है तो हो सकता है उनके द्वारा यह हमला किया गया हो। लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि पुष्टि नहीं हो पा रही है। लेकिन नेहा, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, ये वो बस है जिसमें वो धमाका होता है। आप देखिए कि बस के पड़खच्चे उड़ गए उस समय और कितनी इसमें क्षति हुई। गनीमत रही कि इस समय उस बस में जो है यात्री नहीं बैठे थे, लेकिन अगर इसमें यात्री होते तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी बात, ये जहां बस पार्क की गई है उसके बिल्कुल सटे हुए आप देखिए कि एक पेट्रोल पंप है। अगर आप देखिए कि अगर पेट्रोल पंप में आग लग जाती तो कितनी बड़ी यहां पर वारदात हो सकती थी। तो काफी ये गंभीर विषय है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां भी इसको बड़ी गंभीरता से ले रही है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास दूसरा धमाका भी होता है उधमपुर के पुराने बस अड्डे के पास। वहां पर भी जो है पुलिस के आला अधिकारी हो, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हो, जम्मू कश्मीर पुलिस का फॉरेंसिक की टीम्स हो, वो मौके पर पहुंची। उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ क्योंकि वो खाली बस थी। लेकिन कहा जा रहा है कि उस जैसे कि मैंने यहां पर कई लोगों से भी बात की कि तकरीबन 6:30 बजे के आसपास वो बस रामनगर इलाके में जाने वाली थी। तो अगर ये धमाका उस समय हो जाता तो कितनी यहां पर बड़ी वारदात हो जाती। लेकिन गनीमत रही कि उस समय बस में कोई व्यक्ति नहीं था आज सुबह 6 बजे और कोई व्यक्ति जख्मी नहीं हुआ। लेकिन ये काफी गंभीर विषय है, इसीलिए इसको बड़ी ही गंभीरता के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी ले रही है और बार बार ये सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है कि अब पाकिस्तान जो है और आतंकवादी जो है स्टिकी बॉम्ब्स का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि ड्रोन के जरिए हथियार भिजवाए जा रहे हैं, स्टिकी बॉम्ब्स हो, छोटे छोटे पिस्टल्स हो, तो इनका प्रयोग आतंकी वारदातों को अंजाम करने में किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इसी वर्ष धर्मनगरी कटरा, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। देखिए, बस के परखच्चे उड़ गए हैं। गनीमत ये रही कि बस में कोई भी मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उधमपुर के जम्मू कश्मीर में स्थित बस अड्डे की तस्वीर है जहां पर इस वक्त सुरक्षा बल, सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। आखिरकार ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था, इसे पता लगाने की कोशिश चल रही है। 8 घंटे के भीतर 2 ब्लास्ट हुए हैं, दोनों ब्लास्ट बस में हुए हैं और जिस तरीके से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं उससे मालूम ये चल रहा है कि ये ब्लास्ट दरअसल आतंकी साजिश हो सकता है। हालांकि पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन ये जरूर आशंका जताई जा रही है कि घाटी में अशांति फैलाई जाए, इसी मकसद से ये ब्लास्ट किए गए हैं। सुनील जी भट्ट मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील, प्राथमिक तौर पर क्या जानकारी सुरक्षा एजेंसियां दे रही हैं, किस तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, दोनों ब्लास्ट में किस तरह की समानता है? 8 घंटे के भीतर दोनों ब्लास्ट हुए, जाहिर तौर पर घाटी में अशांति फैले, वो भी गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले।
जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि जो उधमपुर रेंज के डीआईजी हैं सुलेमान चौधरी साहब, उन्होंने मीडिया को जो संबोधित किया है, एक ब्रीफिंग की है, उसमें उन्होंने कहा है कि फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचना काफी कठिन है। अभी जांच जारी है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन अगर नेहा मैं कहूं कि अगर जैसे कि मैंने कहा कि जिस प्रकार इसी वर्ष कटरा में जो अचानक से बस में आग लग जाती है और बाद में ये बात सामने आती है कि उसमें स्टिकी बॉम्ब का प्रयोग किया गया था, तो अगर हम उसकी तुलना इन दो धमाकों से करें तो कहीं ना कहीं लगता है कि काफी ज्यादा इसमें जो है सिमिलैरिटी है, काफी इसमें जो है उसी प्रकार के धमाके हैं। अब इसमें पुष्टि होना बाकी है, लेकिन इसमें हम कयास लगा सकते हैं। क्या ये बहुत बड़ी यहाँ पर आतंकी वारदात की जानी चाहिए, करने वाले थे आतंकी, या एक उनकी तरफ से एक ट्रायल था, देखना चाहते थे कि इसमें कितनी क्षति हो, कोई बहुत बड़ा धमाका करने से पहले वो एक ट्रायल कर रहे हो। तो काफी ये गंभीर विषय है, इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां भी इसको काफी गंभीरता से ले रही है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, खुफिया एजेंसियों के लोग हो, फॉरेंसिक की टीम्स हो, सभी जो है टीम्स ने यहाँ से भी साक्ष्य जुटा लिए हैं। और अभी जो पुराना बस अड्डा है उधमपुर का, जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, वहां पर भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और अगले हफ्ते देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। वो पहले जम्मू संभाग के राजौरी जिले में एक भारी जनसभा को संबोधित करेंगे और बाद में कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में भी वो एक रैली को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और अमित शाह के दौरे से पहले ये बड़ी साजिश, 2 धमाके 8 घंटे के भीतर, और अब जांच एजेंसियां लगी हुई हैं कारणों का पता लगाने में। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस की कलह की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। माना यही जा रहा है कि दोनों में राजस्थान संकट पर बात होगी, साथ ही पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी और लगे हाथ अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी बातचीत संभव है। राजस्थान संकट के बीच सोनिया से मिलेंगे सीएम गहलोत। गहलोत पायलट की लड़ाई पर होगा मंथन। विवाद को कंट्रोल कर पाएगा कांग्रेस हाईकमान। दिल्ली दरबार में खत्म हो जाएगी कला। जयपुर में जिस विवाद ने तूल पकड़ा वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। हमेशा कांग्रेस के अंदर इतना डिसिप्लिन है, इसीलिए हर पार्टी संकट में, अगर ये 44 आ गए या 55 आ गए, तब भी पूरे मुल्क में अगर कोई कांग्रेस नेशनल पार्टी कोई है, एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, उसकी नेता सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी जी के डिसिप्लिन में पूरे देश की कांग्रेस है। इसलिए ये जो मीडिया में जो कुछ चल रहा है, ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती। देखिए, मुख्यमंत्री गहलोत बीती रात दिल्ली पहुंचे। सचिन पायलट 2 दिन पहले से ही राजधानी में डेरा जमाए बैठे हैं। यानी राजस्थान के इन 2 दिग्गजों के बीच जो मनमुटाव है वो पार्टी आलाकमान के सामने पहुंच चुका है। माना जा रहा है कि आज सीएम गहलोत सोनिया से मिलेंगे और रविवार को जयपुर में गहराए सियासी संकट की जड़ तक जाकर पार्टी इससे उबरने की कोशिश करेगी। राजस्थान में कांग्रेस की अंदरूनी संकट का सबसे अहम पहलू ये है कि पार्टी के पर्यवेक्षकों ने गहलोत पर कोई आरोप नहीं लगाए, सिर्फ उनके 3 करीबी नेताओं को नोटिस थमाकर जवाब मांगा। नोटिस मिलने के अगले ही दिन मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच गए और अब सोनिया से मुलाकात की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बीच का रास्ता निकालने की तैयारी में है, इसीलिए आलाकमान गहलोत को कटघरे में खड़ा करना नहीं चाह रहा। पार्टी अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहना चाहती है कि गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ें। ऐसे में सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी और कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है, ये देखना होगा। कांग्रेस के सामने अभी 2 चैलेंज हैं। पहला ये कि राजस्थान में जारी विवाद को खत्म किया जाए और दूसरा नए अध्यक्ष का चुनाव। शुक्रवार को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक किसी उम्मीदवार ने ये प्रक्रिया पूरी नहीं की। माना जा रहा है कि 30 सितंबर को गहलोत और तमाम संभावित उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आज सोनिया और गहलोत की मुलाकात में कई बातों पर मुहर लगने की उम्मीद है। अब नजरें दिल्ली में ही मौजूद सचिन पायलट के अगले कदम की ओर टिकी है।
जयपुर से शरद कुमार के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो कांग्रेस हाईकमान राजस्थान संकट को दूर करने में दिमाग लगा रहा है, वहीं गहलोत और पायलट गुट में तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, सोनिया गांधी के सिपाही हैं, न डरे न झुके, तो तब भी हमने परवाह नहीं की और लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए हम काम करते रहे। पिछले दिनों भी ईडी, इनकम टैक्स, जब राहुल जी को और सोनिया जी को समन किया, पूरे टाइम दिल्ली रहे, मुझे भी डिटेन किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। तो हम कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की सरकारों के प्रति पूरी तरह से उनके सच्चे सिपाही हैं, लेकिन कुछ गद्दार साजिश करते हैं हमेशा। अभी भी ये सारे विधायकों को चिंता किस बात की थी? ये चिंता 102 विधायक, मैं आपके माध्यम से उनको सैल्यूट और प्रणाम करता हूं कि उन विधायकों ने उस वक्त कितना प्रलोभन दिया होगा। कभी भी हमने एक शब्द हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला, एक शब्द हमने पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। आप बताइए कैसे गद्दार हुए? बल्कि अभी जो 3-4 जो एपिसोड हुआ है उसमें जो हाईकमान ने ऑब्जर्वर भेजे थे, उन्होंने उनकी बात की अवहेलना करते हुए अलग से मीटिंग रखी थी, अलग से लोगों को इकट्ठा किया था। वो उसकी रेगुलर मीटिंग में गए नहीं, जो विधायक दल की मीटिंग वो लोग आए नहीं, वही बुलाने वाले वही वहां से एब्सेंट रहे। अब आप सोच लो कौन है? मैं समझता हूं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग उनको नहीं करना चाहिए। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सोनिया आवास से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, देखिए कई सारी चुनौतियां हैं इस वक्त कांग्रेस के लिए, और प्रायोरिटी पर इस वक्त क्या है? राजस्थान संकट को सुलझाना या फिर अध्यक्ष पद के लिए कौन कौन नामांकन भर रहा है? क्या ग्रीन सिग्नल अशोक गहलोत को मिल रहा है या फिर नहीं? कौन कौन वो लोग हैं जो नामांकन कल तक दाखिल करेंगे? ये तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त। बिल्कुल 72 घंटे में पूरी तस्वीर कहते हैं ना, जिसे स्क्वायर वन पे पहुंच जाना, तो वहीं पहुंच गए हम। जिन बागी विधायकों की बातें सुन रहे थे तो कुछ याद आता है कि जैसे कि सिर्फ सुर नहीं बल्कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं। पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट में अशोक गहलोत पर सीधे उंगली नहीं उठाई गई, लेकिन उनके करीबियों पर जैसे उनको नोटिस भेजा गया, वो सीधे सीधे संकेत अशोक गहलोत को दिया गया कि पार्टी हाईकमान अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वो भी तब जब पर्यवेक्षकों को भेजा गया है ये समझने के लिए कि आगे क्या हो सकता है जब अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे। तो उसके बाद जब शक्ति प्रदर्शन की तो जो आगे जो हुआ वो पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि अब संकट दरअसल ये है कि आप पहले राजस्थान का जो संकट है उसको सुलझाएं या अब नया अध्यक्ष चुने। बहरहाल दिग्विजय सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि आज वो भी पर्चा भर सकते हैं। अशोक गहलोत यहां आएंगे, हालांकि अभी तक ये समय नहीं पता चल पाया कि वो मुलाकात कब है, लेकिन बीती रात जब यहां पहुंचे तो यह जानकारी आई कि इसी 10 जनपद पर सोनिया गांधी ने उन्हें मिलने का समय दे दिया है, तो वो दोपहर के बाद कभी भी मुलाकात हो सकती है। 2 दिन से पहले ही सचिन पायलट यहां पर बैठे हैं, केसी वेणुगोपाल भी दिल्ली आ रहे हैं, दिग्विजय सिंह भी आ रहे हैं, सारे नेता दिल्ली आ रहे हैं। जमावड़ा होगा आज से लेकर के कल तक में नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। तो कांग्रेस शायद ये नहीं चाहेगी कि 4 दशक पुराने अपने सबसे लॉयलिस्ट पुराने नेता को, एक कद्दावर नेता है, उन्हें पार्टी से जाने दिया जाए, लेकिन अनुशासनहीनता के बदले इनडायरेक्ट मैसेज विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत करके दे दिया गया। अब यहां पर आके समझाया जाता है कि अगर आप अभी भी रेस में हैं कांग्रेस अध्यक्ष बनने के, तो फिर राजस्थान का जो चेहरा होगा उस पर फैसला पार्टी हाईकमांड ही करेगा और वो अशोक गहलोत को मंजूर होना चाहिए ताकि आगे बगावत के सुर वो न दिखा पाए। लेकिन अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो क्या स्थिति ऐसी रहेगी, वो सवाल बरकरार है। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सोनिया गांधी से गहलोत की मुलाकात आज संभव है। राजस्थान की तस्वीर तभी साफ होगी, इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस की तस्वीर भी आज साफ हो सकती है। 24 सितंबर को नामांकन शुरू हुआ और 5 दिन बीतने के बाद भी कोई नामांकन अब तक नहीं हुआ है। रेस में अशोक गहलोत फ्रंट रनर है, लेकिन नामांकन से पहले राजस्थान में बवाल है। शशि थरूर ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी नामांकन अब तक दाखिल नहीं किया है। रेस में दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, यानी आज कांग्रेस के अध्यक्ष पद की रेस की तस्वीर साफ हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं रेस में अपनी एंट्री पर दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा था। जो नए नाम आ रहा है उसमें आपका नाम भी आ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस के लिए, तो क्या मैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही हूँ? अभी जो फैसला करेंगे देखो 30 तारीख तक। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। क्या आप लड़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हमको कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को लड़ना चाहिए। कई मित्र लोग कहते तो हैं। आपके मन की बात क्या है? 30 तक इंतजार करिए क्या होता है।
और अब बात गुजरात की करेंगे, जहां पर चुनावी शंखनाद से पहले आज पीएम मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे में पीएम मोदी कुल 29,000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के कार्यक्रम। तो आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें मुख्य तौर पर मेट्रो की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। वहीं सूरत, भावनगर, अहमदाबाद, अंबाजी का दौरा भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में शामिल है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। आज अहमदाबाद में सबसे प्रमुख कार्यक्रम मेट्रो परियोजना का उद्घाटन। ये मेट्रो बनकर तैयार है, अब सिर्फ रिबन काटना बाकी है। वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। ये तमाम अहम कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री के एजेंडे में शामिल है, जैसे भावनगर में सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री द्वारा रखी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात दौरे में राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी करेंगे। राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ से पहले साबरमती रिवर फ्रंट एक्शन की करेंगे, क्योंकि दिल्ली में एहतियातन कल पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च और मॉक ड्रिल किया। पीएफआई पर बैन का फैसला हुआ तो दिल्ली पुलिस फुल एक्शन में आ गई। बीती रात दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई। ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका है। दिल्ली पुलिस का एक फ्लैग मार्च जहांगीरपुरी इलाके में निकला। पुलिस की टीम सी ब्लॉक की उन गलियों में पहुंची जहां अप्रैल महीने में हनुमान जयंती के मौके पर जबरदस्त हिंसा हुई थी। कौन सी दुकान से हो? मीट का कहाँ पे है दुकान? बलसवा डेयरी। चलो घर में जाओ। आप नीचे दुकान की बात करो। क्या नाम है? क्या? कहाँ का रहने वाला है? बिहार में कहाँ पे? आई काटना है तेरा? माना जाता है कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में पीएफआई अपनी जड़ें मजबूत करने में लगा रहा है। अभी मैं लौट के आ रही हूँ, सबके आई कार्ड देखूंगी। पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगते ही पुलिस अधिकारियों ने पड़ताल शुरू कर दी। रिकॉर्ड मेंटेन होगा, रजिस्टर बनेगा, कौन आया कौन गया, आई कार्ड पर ये चेक करा जाएगा, उसकी फोटो खींच के फोन में रखोगे जो आया। नॉर्थ ईस्ट इलाके के कई हिस्सों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लगे हाथ पुलिसकर्मियों ने मॉक ड्रिल किया और परखा कि किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है। अगली बार से सब लोग अपना एंटी राइट गियर, डीपी जैकेट, बड़ा कट और हेलमेट साथ में जरूर होना चाहिए। मान लो अगर आज ऐसी कोई सिचुएशन होती और बदलाव इन लोगों होता तो आप अगले बगले झांकते हुए मिलते, मेरे साथ खड़े नहीं हो पाते। मॉक ड्रिल एक हमारा डिस्ट्रिक्ट का रेस्पॉन्स मैकेनिज्म चेक करने का और इवॉल्व करने का एक प्रयास है।
जिसमें हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम इस बात के लिए इफेक्टिवली तैयार रहे कि कभी भी अगर कोई एडवर्स सिचुएशन होती है उसको डील करने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में वो पूरी तरह से काबिल रहे। पीएफआई पर गृह मंत्रालय के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस उन इलाकों में सतर्क हो गई जहां 2020 में दंगे हुए थे। तब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इस इलाके से पीएफआई के करीब 30 सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब पुलिस कोई कोताही नहीं बरतना चाहती, लिहाजा सतर्कता बढ़ा दी गई है। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। रमजान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को देश का दूसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। इस वक्त हम उनके घर पर मौजूद हैं। उनके पिता सुरेंद्र सिंह चौहान जी, जिनकी उम्र 90 साल से ज्यादा है, आज उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। आपसे जानना चाहूंगा, कैसा था जनरल चौहान का बचपन, आपके कितने बच्चे थे और किस तरह से आज आप देखते हैं? 3 बच्चे थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, 13 पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। अनिल तो सीरियस से इधर उधर जाता था इंटरव्यू वगैरह में, तो ऑलवेज यस। बाकी इसने अपने आप ही एनडीए का फॉर्म भरा, जैसे भी सेंट्रल स्कूल है कलकत्ता में, फोर्ट विलियम के अंदर आर्मी वालों के कंपाउंड, वहाँ ये स्कूल में ये भाग थे। तो हमेशा कोई ना कोई फंक्शन होता था, बताते थे क्या है। तो वैसे ठीक रहा, वेरी गुड इन मैथ साइंस जो फिर उसने फिर एनडीए का फॉर्म हम भर दिया था, सिलेक्शन हो गया, सब कुछ हो गया। एनडीए पास करने के बाद वो आ गए हैं। एनडीए पास करने के बाद हाँ फिर पूछने गए चला जाइए आर्मी में, हुआ ना डिस्कशन, ये सिलेक्टेड फॉर द आर्मी, और आर्मी में रह गए थे। ऐसे जो लाइन चल रही है सिपाही में, सेकेंड लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल। दिल्ली में शराब पर सियासत खत्म नहीं हो रही है। अब गिरफ्तारियों ने सियासी चिंगारी को हवा दे दी है। जांच एजेंसियां एक्शन में है तो आप और बीजेपी में जुबानी जंग तेज है। दिल्ली में शराब नीति पर सियासत हुई, जांच एजेंसियां एक्शन में आईं और अब गिरफ्तारी का दौर शुरू हो चुका है। 2 दिन के अंदर आबकारी मामले से जुड़ी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। आज ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। समीर महेंद्रू को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई सीबीआई की एफआईआर के आधार पर की है। सीबीआई एफआईआर के मुताबिक महेंद्रू ने विजय नायर की तरफ से 2 से 4 करोड़ रुपए कैश एक और आरोपी अर्जुन पांडे को दिए थे। कल रात सीबीआई ने आरोपी नंबर 5 विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर को केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी माना जाता है। ऐसे में नायर की गिरफ्तारी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार किया। कौन है विजय नायर? आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता है, हमारा कम्युनिकेशन का काम देखता है। पहले इसने पंजाब में बहुत अच्छा काम किया था, पंजाब में हमारी सरकार बन गई। अब विजय गुजरात का कम्युनिकेशन संभाल रहा था, गुजरात की सारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाता था, गुजरात का सोशल मीडिया देख रहा था। उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कह रहे हैं कि उसने शराब घोटाला किया है दिल्ली में। मुझे समझ नहीं आता उसका शराब या शराब घोटाले से क्या लेना देना है। वो तो गुजरात का सोशल मीडिया देखता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता है। पिछले कुछ दिनों से उसको रोज पूछताछ के लिए बुला रहे थे लोग। उस पर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती डाला जा रहा था कि झूठ मूठ मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, नहीं तो तुम्हें भी गिरफ्तार कर लेंगे। पर वो आम आदमी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता है, उसने झूठ बोलने से इंकार कर दिया, इसलिए कल इसको गिरफ्तार कर लिया। उधर सीबीआई का कहना है कि विजय नायर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के मुताबिक विजय नायर का फोन सीज किया गया है, जिसे बरामद से पहले फॉर्मेट कर दिया गया था। सीबीआई ने दावा किया है कि नायर बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर रहा था,
जहां बातचीत कोड वर्ड में हुई है। सीबीआई के सामने पूरा डाटा निकालना एक चुनौती बना हुआ है। कोर्ट में नायर के व्हाट्सएप चैट और गवाहों के बयान को आधार बनाया गया है। सीबीआई नायर के कनेक्शन को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं केजरीवाल ने एक बार फिर आशंका जताई कि ये गिरफ्तारी का सिलसिला सिसोदिया तक जा सकता है। ये आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहते हैं। 24 घंटे ये लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आम आदमी पार्टी को कैसे कुचला जाए। पहले उन्होंने सत्येंद्र जैन को एक पूरे फर्जी केस में गिरफ्तार किया, फिर उन्होंने अमानतुल्लाह को एक फर्जी केस में गिरफ्तार किया, कल इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब अगले हफ्ते ये लोग मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। अगर इन्होंने विजय नायर जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है तो ये लोग किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज मेरी आम आदमी पार्टी के देश भर के हर कार्यकर्ता से अपील है, अगर विजय नायर गिरफ्तार हो सकता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता गिरफ्तार हो सकता है। सभी कार्यकर्ता गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। दिल्ली में शराब पर सियासी खेल शुरू हुआ तो आम आदमी पार्टी ने इसे गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। इन्हें 24 घंटे बस गंदी राजनीति करनी है। आजकल 24 घंटे इनका बस एक ही काम है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर दो, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, केजरीवाल को क्रश कर दो। आम आदमी पार्टी वालों ने पहले दिल्ली जीत ली, फिर पंजाब जीत लिया, अब ये गुजरात जीत जाएंगे, फिर पूरा देश जीत जाएंगे। केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को कुचल दो। इनको बस यही एक काम बचा है। उधर अब गिरफ्तारियों के बीच बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता सियासी मैदान में कूद चुके हैं। उनके घर 2 बार छापेमारी की गई और छापेमारी में कुछ नहीं निकला। घंटों घंटों रोज बुला के पूछताछ की गई और एक ही दबाव बनाया गया, मनीष सिसोदिया का नाम लो, मनीष सिसोदिया का नाम लो। लेकिन जब विजय नायर ने मनीष सिसोदिया का नाम लेने से इनकार कर दिया तो आज उनकी गिरफ्तारी कर दी गई। ये इस बात को दर्शाता है कि गुजरात की हार का डर भारतीय जनता पार्टी को न जगने दे रहा है, न सोने दे रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में लगी हुई है। विजय नायर अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के बिल्कुल करीबी हैं और पूरी शराब पॉलिसी को में जो मुख्य सूत्रधार हैं, जिन्होंने गुलाबी नोटों की गड्डियां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक पहुंचाने का काम किया है होलसेलर से। विजय नायर की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी इतनी घबरा रही है, उनको उनके सारे राज खुल जाएंगे, उनके सारे राज खुल चुके हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं घबराहट में। मुख्य मुद्दा है कि अब घोटालेबाज गिरफ्त में आने वाले हैं। बहरहाल ये जंग थमती नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में शराब का सियासी खेल अब गुजरात चुनाव से भी जुड़ चुका है। मुनीश पांडे के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।